नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबको का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं नीतीश की उस फिरकी का, जिस फिरकी से बीजेपी पहले से ही घबराई हुई थी, लेकिन जिस अंदाज में आज उन्होंने सदन में घोषणा की है, उसके बाद बीजेपी के कैंप में कह सकते हैं कि सुनामी आ गया है। हालांकि मुख्यमंत्री की घोषणा करने से पहले ही बिहार बीजेपी के नेता रिजर्वेशन की सीमा बढ़ाने को लेकर बयानबाजी शुरू कर दिए थे। सुशील मोदी ने अभी ट्वीट करके भी कहा है कि जब बीजेपी साथ में रही है समाजवादियों के साथ, तब तब पिछड़ों के साथ न्याय हुआ। हालांकि वो जो भी तर्क दे दे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब से जातीय गणना को लेकर बिहार में एक पृष्ठभूमि बनने शुरू हुई, शुरुआती दौर से लेकर अभी तक, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव का मसला हो या फिर जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके का विरोध का स्वर उठा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, दोनों मामले में, उस मामले के में बीजेपी इसके पीछे है, कई मौके पर साफ तौर पर देखने को मिला। अधिकांश पिटीशनर ऐसे रहे हैं जो बीजेपी के हार्डकोर रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीर रही है। साथ ही बीच के दौर में बयान भी इस तरीके का इन लोगों का रहा है, जिस बयान की वजह से ये चीजें एक माइंड सेट पर लोगों को बनता गया कि भाई बीजेपी वाकई में जातीय जनगणना का भी और रिजर्वेशन का भी खिलाफ कर रहे हैं। क्योंकि याद करिए, नगर निकाय के चुनाव में जो स्थिति बनी थी और जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव लगातार कोर्ट की वजह से शुरू हो रहा था, रुक रहा था, फिर शुरू हो रहा था, रुक रहा था, उस दौरान जो बीजेपी के नेताओं का बयान आ रहा था या जो पिटिशनर थे उनका जो बयान आ रहा था, उस वक्त भी बीजेपी एक्सपोज हो गया था कि नगर निकाय में रिजर्वेशन के पक्ष में बीजेपी नहीं है, ये साफ दिख गया था। हालांकि उसका नुकसान तत्काल उनको किसी चुनाव में देखने को नहीं मिला, लेकिन ये छवि जरूर बनी थी। लेकिन ये रिजर्वेशन का दायरा 75% बढ़ाकर नीतीश कुमार ने जो दाव खेला है, वो वाकई में एक ऐसा दाव है जो कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। क्योंकि ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप 50% से रिजर्वेशन बढ़ा नहीं सकते हैं। 10% आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए रिजर्वेशन के मामले में उन्होंने फैसला दे दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाया था, रद्द कर दिया है। देश में एकमात्र सरकार है तमिलनाडु की जहां 50% से 60% से ज्यादा रिजर्वेशन है। झारखंड भी कोशिश किया, कर्नाटक भी कोशिश किया, लेकिन वहां रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू नहीं हो सकी, संख्या बढ़ नहीं सका। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री जातीय जनगणना को लेकर गोलबंद हो रहे हैं और नीतीश इसी मौके पर जो फिरकी फेंका है उन्होंने सदन में इसकी घोषणा करके, उससे मोदी की परेशानी बढ़ सकती है। क्योंकि ये विधानसभा से पारित करके जो कैबिनेट की बैठक उन्होंने बुलाई है, वो कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित कर सदन में लाएंगे, ये साफ लग रहा है। और सदन में बीजेपी इसका विरोध कर नहीं सकता है, और ऐसी स्थिति में वो पारित करके प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं कि भाई आप राष्ट्रपति और से अनुमोदित करा के हमें वो व्यवस्था दीजिए। हम इस आधार पर, क्योंकि जातीय जनगणना का जो आधार है वो उनका नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण भी उनका है, वो आधार के साथ वो रिजर्वेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आबादी तो मुद्दा है ही, आर्थिक रूप से भी लोग पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को कैसे रिजर्वेशन के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाए, ये भी तर्क उनका है। ये सारे तर्कों के साथ जब गेंद ये प्रधानमंत्री के पास जाएगा, और कहीं न कहीं जो रणनीति है नीतीश कुमार की कि पास होने के बाद ये लोग प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगेंगे, और स्वाभाविक तौर पर बीजेपी को भी साथ साथ जाना पड़ेगा कि रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाइए, रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाइए, जितना जिसकी संख्या उसको रिजर्वेशन का उसको लाभ दीजिए। क्योंकि इस मुद्दे पर भी अति पिछड़ों की आबादी कम कर दी गई, ज्यादा मुसलमानों की आबादी बढ़ा दी गई। इसके अलावा अमित शाह कह के गए, सुशील मोदी भी यही कह रहे हैं, तो वो सारी बातें तो अब सामने आ चुकी है कि भाई भारत सरकार का आंकड़ा है 33.7, इनका आंकड़ा है 34.57, मतलब मामूली अंतर है। मतलब एक्यूरेसी जिसका भी हो, एक्यूरेसी के करीब डाटा है। और जो डाटा आर्थिक आधार पर जो चीज़ें आई हैं, सामाजिक तौर पर जो चीज़ें आई हैं,
उससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं? ये तो अब तथ्य के साथ है। और रिजर्वेशन उसी आधार पर, ऐसा तो नहीं है कि संख्या छूट की वजह से आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। 65% आपकी आबादी है, 68% आपकी आबादी है, आपको उतने रिजर्वेशन का लाभ आपको मिलेगा। नीतीश तो यही कह रहे हैं। तो उसमें जो इस बात को लेकर जो पूरे जातीय सर्वेक्षण को खारिज करने की जो बीजेपी की कोशिश थी, नीतीश कुमार ने आज अपने अंदाज में उन बातों को रखकर बीजेपी के उस अभियान को कह सकते हैं कि हवा निकाल दी है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार ने जो ये लक्ष्य निर्धारित किया है या फिर जो राजनीतिक दांव खेला है, उसका काट बीजेपी क्या निकालती है। क्योंकि 2024 में राम मंदिर भी है तो दूसरी तरफ आरक्षण का मुद्दा भी होगा। एक तरफ राम, दूसरी तरफ आरक्षण, ये दोनों की लड़ाई जबरदस्त होगी। ये अब चीजें सामने दिखने लगी है। वो उस दौर में, जिस दौर में राम को लेकर यात्रा की शुरुआत अडवाणी किए थे, उस समय में मंडल का ऊंचाई पे था, कमंडल मंडल को प्रभावित करने पर लगा हुआ था। अब फिलहाल ये स्थिति है कि कमंडल का जोश 10 वर्षों में थोड़ा ठंडा हुआ है और पिछड़ों का जोश आरक्षण के इशूज पे जो लगभग शून्य पे आके खड़ा हो गया था, उसको नीतीश कुमार थोड़ा जगाने की कोशिश की। कितना जगेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि राष्ट्रवाद और धर्म के आड़ में मोदी जिस तरीके से कास्ट की राजनीति को अभी तक खारिज करते रहे हैं, खारिज जनता ने भी खारिज किया है, वो कब तक खारिज कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं वो बहुत ही कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक वाली खेल है नीतीश कुमार की, और इसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। और बीजेपी भले ही इसके माध्यम से सवर्ण को गोलबंदी करने में कामयाब हो जाए, लेकिन जो नीतीश की रणनीति है, सवर्ण ही नहीं, जो व्यापारी कम्युनिटी के लोग हैं, जो आर्थिक आधार पर सबसे मजबूत है बिहार में, सवर्ण जाति से भी ज़्यादा संपत्ति और आर्थिक रूप से मजबूत जो बनिया समाज के लोग हैं, उनको आरक्षण के दायरे से बाहर करने की भी रणनीति है। मतलब अगर आप वाकई में कह सकते हैं कि अगर ये सोचते होंगे कि नीतीश कुमार की इस नीति को हम धर्म और जात के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर हम चीज़ों को अगर एक शक्ल देने की कोशिश करें, तो उसकी तैयारी भी है। उस आरक्षण के दायरे से जो दायरा है, अति पिछड़ों का दायरे से बनिया को बाहर निकालकर सवर्ण के दायरे में लाकर खड़ा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जब शेख पठान जब सवर्ण में आ सकते हैं, फिर बनिया क्यों नहीं? और बनिया तो बीजेपी का वोटर है ही। तो ये भी तय लग रहा है कि आने वाले कैबिनेट की बैठक में ये भी प्रस्ताव आए कि जो आर्थिक आधार से समृद्ध है, नौकरी में भी बड़ी संख्या में वो लोग हैं, उन लोगों को फिर आरक्षण की जरूरत क्या है। तो ऐसे जो कुछ जातियां हैं जिनको अगर इस सूची से बाहर किया जाता है, तो अति पिछड़ों के अंदर भी एक नई तरीके की गोलबंदी होगी और हिस्सेदारी को लेकर एक नई तरीके की रणनीति बनेगी। ये साफ दिख रहा है नीतीश के बॉडी लैंग्वेज से। मतलब आरक्षण का दायरा 75% ही रहेगा। 75% में किस जाति को किस कैटेगरी में रखते हैं, ये चीजें भी अब नीतीश के बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था, जो अपने कार्यकाल के दौरान में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित करके उन्होंने उसको एक राजनीतिक शक्ल दे चुका है। वो तो पंचायत में और डेवलपमेंट की योजनाओं में, अब नौकरी में भी वो इसी तरीके से आगे बढ़ने के मिजाज में है। ये बातें आज उन्होंने विधानसभा में और विधान परिषद में उन्होंने लगभग ये कह दिया है। अब देखना यह है कि किन किन जातियों को रिजर्वेशन के हिस्सेदारी से बाहर किया जाता है, क्योंकि ये भी बातें आएंगी कि अब ये सारी जातियां आर्थिक रूप से भी संपन्न है, सामाजिक रूप से भी संपन्न है, नौकरी में भी पर्याप्त हिस्सेदारी है, और ये हिस्सेदारी ऐसे वर्ग का वो खा रहे हैं जो वर्ग की आर्थिक हालात काफी कमजोर है। इसलिए ये तर्क भी नीतीश कुमार का सामने आ रहा है कि जो सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत जाति है, वो उस जाति को जिस भी आधार पर रखा गया होगा रिजर्वेशन कैटेगरी से, उनको कैसे बाहर किया जाए, इस पर भी कैबिनेट में निर्णय लिया जा सकता है। मतलब एक साथ जो बीजेपी का सवर्ण और बनिया वोट बैंक है, वो अगर खिलाफत में है ही,
तो क्यों ना उसके खिलाफ एक अलग तरीके की गोलबंदी हम बिहार सहित पूरे देश में खड़े कर दें, जिस वजह से बीजेपी हाशिए पर चल जाए। अब देखना यह है कि इस रणनीति में नीतीश कितना कामयाब होते हैं, लेकिन इतना तय है कि नीतीश ने जो पासा फेंका है वो पासा आसानी से कह सकते हैं कि वो पासा को अब पलट नहीं सकते। बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी जरूर होगी हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार का अंदाज, नीतीश कुमार की पॉलिटिकल जो उन्होंने एक ताना बाना बुना है, उस ताना बाना के सामने आने के बाद बीजेपी के कैंप में खामोशी तो जरूर है।